नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x पावर 20 इफ x इक्वल टू -2। 3 + 2x की पावर 20 में जब x -2 पुट करेंगे आप, तो ये जो पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन बनेगा, टोटल 21 टर्म्स बनेंगे। उसमें न्यूमेरिकली सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये फाइंड करना है अपने को। तो लेट स्टार्ट। एक फॉर्मूला ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपन, और उसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कहां से किया था, उसको अज्यूम कर लिया था कि TR+1 अपॉन TR का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये मान लिया था आपने। और ये मानने का मतलब इफेक्टिवली क्या हो गया, मॉड ऑफ TR+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ TR। ये अज्यूम करके आपने R को N से रिलेट किया था। क्या था, R इज लेस देन और इक्वल टू N+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ओवर A बाई B। अब अपने को n कितना दिया 20, तो 20 + 1 विल बी 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A अपॉन B। A मेरे पास कितना है 3 और B कितना है 2x, तो ये बन गया 3/2x का मॉड। अब यहाँ पे x पुट कर देना -2, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/-4 का मॉड विल बी 3/4। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो r विल बी लेस देन और इक्वल टू 4, एलसीएम निकाल लेंगे, 21 × 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7। तो r आ गया यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कितना 12। लास्ट क्वेश्चन में जो उसकी वैल्यू आई थी n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A अपॉन B का मॉड, वो आया था नॉन इंटीजर। यहाँ पे आ रहा है n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A अपॉन B का मॉड एक इंटीजर। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इंटीजर आएगा या फिर नॉन इंटीजर। अब आप बोल रहे हैं कि R जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 12 होगा। ध्यान अगेन दीजिए, इक्वलिटी कहां पे जा रही है, R इक्वल टू, आप ये देखो इक्वलिटी देखो यहां से स्टार्ट करिए हमने, वापस इसको समझा देता हूं तरीके से। मॉड ऑफ TR+1 इक्वल टू मॉड ऑफ TR कब बनेगा, ये इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब यही इक्वलिटी यहां पे आएगी, यही यहां पे आएगी और यही यहां पे आएगी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब R एग्जैक्टली 12 के बराबर होगा तो यहां पे ये वाली इक्वलिटी होल्ड करेगी। वो जो इक्वलिटी है वही तो चल के नीचे आई है, यानी जब R एग्जैक्टली 12 के इक्वल होगा तब मॉड ऑफ TR+1 और मॉड ऑफ TR बराबर बन जाएंगे। एंड जब R 12 से कम होगा तो उस केस में मॉड ऑफ TR+1 विल बी बिगर देन मॉड ऑफ TR, उस केस में वहां पे इनइक्वलिटी आएगी। तो R जब लेस देन और इक्वल टू 12 है तो उसके लिए ये जो गिवन ऑर्डर हमने स्टार्ट किया था वो फॉलो होगा, और इक्वलिटी भी केवल कब, जब R एग्जैक्टली 12 के बराबर होगा। और जो R की रिमेनिंग वैल्यूज है 13 से लेके कहां तक, 13 14 अप टू मैक्सिमम टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे 21 बनेंगे। तो 21 टर्म्स, लास्ट टर्म बनेगा T21। तो R को मैक्सिमम कितना पुट करेंगे आप यहाँ पे 20, बिकॉज R को 20 पुट करेंगे तो TR+1 यहाँ पे कितना हो गया T21 और यहाँ पे बनेगा T19। तो R का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 20। तो 13 से लेके 20 तक, 13 से लेके 20 तक क्या करना आपको, जो ऊपर ऑर्डर ले रखा है उसी का रिवर्स कर देना आपको, यानी मॉड ऑफ TR+1 विल बी लेस देन मॉड ऑफ TR। इक्वलिटी केवल और केवल R बराबर 12 पे आनी है। तो चलो उसको आगे लिख लेते हैं। मॉड ऑफ TR+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TR का मॉड। यहां से क्या मिला अपने को, R इज लेस देन और इक्वल टू 12। और ध्यान रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इक्वलिटी केवल R बराबर 12 पे। तो रखिए R स्टार्ट करेंगे 1 से, तो R को जैसे 1 पुट किया, 1 पे कितना बनेगा, मॉड ऑफ T1 विल बी लेस देन मॉड ऑफ T2। इक्वलिटी केवल R बार 12, R इक्वल टू 12 पे। देन R को 2 रखेंगे, 2 पे बनेगा मॉड ऑफ T2 विल बी लेस देन मॉड ऑफ T3। ये आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे R को हमने 11 पुट किया तो मॉड ऑफ T11, मॉड ऑफ T11 विल बी लेस देन मॉड ऑफ T12। अब R को रख दो 12, तो 12 पे क्या बनेगा, मॉड ऑफ T12 इक्वल टू मॉड ऑफ T13। 12 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन अब रखिए R को 13, तो जैसे ही R 13 ऑनवर्ड्स 20 तक जाएगा तो उस केस में जो ऑर्डर फॉलो होगा वो होगा TR+1 का मॉड
विल बी लेस देन मॉड ऑफ टी आर। किसके लिए होगा फॉलो ये? आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 के लिए। तो 13 रखा हमने, तो मॉड ऑफ टी 13 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी 14, देन 14 रख दो, तो मॉड ऑफ टी 14 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी 15। ऐसे ही आगे चलता रहेगा ही। लास्ट में पुट करेंगे आप 20, तो टी आर को जब 20 पुट करेंगे तो उस केस में मॉड ऑफ टी 20 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी 21। तो लास्ट ऐसा बन जाएगा मॉड ऑफ टी 21। तो अब देखिए इस ऑर्डर को एनालाइज करो आप, स्टार्टिंग से लेफ्ट से जब राइट जा रहे हैं टर्म्स का मॉड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है? मॉड टी 12 तक, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, ये दोनों बराबर आ गए। उसके बाद में उनका मॉड वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मॉड वैल्यू किसका आ रहा है? T12 एंड T13 का, और दोनों का मॉड वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आएगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दो बन रहे हैं। कौन कौन से बनेंगे? T12 एंड T13, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगा? सेम बनेगा। यानी क्या बोल रहे हैं अपन? मॉड ऑफ T12 इक्वल टू मॉड ऑफ T13। अब इनकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड कर लो। T12 निकाल सकते हैं हम, T11 प्लस 1 कर दो, वहां से R हो गया 11, और T13 T12 प्लस 1 R हो जाएगा 12। अब एक बार अगर ये टर्म्स में निकाल के देखूं तो देखिए क्या हो रहा है। T12 T11 प्लस 1, एक्सपेंशन किसका था? 3 प्लस 2x की पावर 20, तो ये 20C11, फर्स्ट टर्म 3 है, 3 की पावर अपर माइनस लोअर, दैट इज कितना हो गया 9, इंटू सेकेंड टर्म 2x है की पावर में कितना हो जाएगा 11। अब x कितना दिया उसने? -2 दिया, x को पुट कर दीजिए -2, तो -2 रखने पर तो कितना बन रहा है? ये 20C11 इंटू 3 पावर 9, -2 रखा x को तो बन जाएगा -4 की पावर 11। अब इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन 0। अब निकालिए T13, इसको लिखो T12 प्लस 1, 20CR, R है 12, इंटू फर्स्ट टर्म 3 की पावर कितना होगा 8, और 2x, जहाँ पे x कितना है -2 तो बन जाएगा 2x -4 की पावर में लोअर एंड x दैट इज 12, ये आएगा पॉजिटिव। इनका मॉड वैल्यू सेम आएगा। आगे चाहे इसको सोल्व करके देख लो आप, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक जस्ट नेगेटिव आ रहा है। जैसे एक आ गया 5, एक आ गया आ जाएगा -5, एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने। तो मॉड वैल्यू दोनों का सेम बनना है। अब एक आ रहा है नेगेटिव, एक आ रहा है पॉजिटिव। तो आप इसमें सोच के देखिए, अगर आपसे सवाल यहाँ पे ये पूछ लेता कि फाइंड द एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट एंड एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म, एल्जेब्रिक का मतलब विथ साइन, तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन सा बनता है यहाँ पे? जो पॉजिटिव वाला है, यानी T13। तो T13 बन गया होता एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। स्पेलिंग देख रहे ना उसकी एल्जेब्रिकली की। और T12 ये आ रहा नेगेटिव, तो ये सबसे छोटा होगा, यानी ये बन जाएगा एल्जेब्रिकली लीस्ट। यहां लिख देता है। तो अगर आपसे एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट या लिस्ट पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालेंगे, और वहां से एल्जेब्रिकली लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दो ही टाइप के सवाल बनने, कौन कौन से? n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a अपॉन b का मॉड जो है उसका वैल्यू या तो इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर, केवल ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर वो इंटीजर वैल्यू आ गया तो उस केस में दो टर्म बनेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। देखो कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे वो वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे उसकी वैल्यू आई थी 12। 12 किसकी वैल्यू है? n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a अपॉन b का मॉड, तो 12 इसकी वैल्यू आई थी। तो उस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन से बने? T12 और T13। वैल्यू 12 था तो T12 एंड T13। अब लास्ट वाला वापस दिखा देता हूं। यहां देखिए वैल्यू क्या आई थी? 5 पॉइंट समथिंग, यहां थी नॉन इंटीजर 5 पॉइंट समथिंग। तो आप देखो 5 पॉइंट समथिंग जो थी वो n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a अपॉन b के मॉड की वैल्यू थी। तो उस केस में यहां जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? T6।
T6। तो आप ये सोचो 5 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू थी, तो 5 पॉइंट समथिंग का अगर मुझे इंटीजर पार्ट निकालना हो तो 5 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट बनेगा 5। इंटीजर पार्ट 5 आ गया तो उस केस में देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा बन रहा है, T6, उससे एक ज्यादा। तो यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हैं अपन कि n+1 डिवाइडेड बाई 1+a/b का जो मॉड है उसकी वैल्यू निकाल लो आप। या तो इंटीजर आएगा या फिर नॉन इंटीजर। अगर इंटीजर आ गया, लेट से इंटीजर उसकी वैल्यू m आ गई, तो उस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा बनेगा, Tm and Tm+1। लास्ट सवाल मेरे को क्या बना था, वापस दिखा दे रहा हूं। यहां पे वैल्यू आई थी 12, तो वैल्यू देखो 12 आ रही है यहां पे। टर्म कौन सा बन रहा है, T12 और T13। मैंने बोला m आ गया वैल्यू अगर इंटीजर, तो Tm and Tm+1। अब अगर इंटीजर नहीं आई, इंटीजर अगर वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे यहां पर नहीं आ रही, 5 पॉइंट समथिंग नॉन इंटीजर है, तो उस केस में जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उसको क्या निकाल लीजिए आप, इंटीजर पार्ट निकाल लीजिए। यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग था, इंटीजर पार्ट 5 बना, तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट क्या बना, T6, उससे एक ज्यादा। तो जो भी उसकी वैल्यू आ रही है अगर वो नॉन इंटीजर है तो उसका इंटीजर पार्ट निकालेंगे। अगर इंटीजर पार्ट लेट से m आ गया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी Tm+1। इसको एज ए रिजल्ट अपन लिख सकते हैं। तो आगे से मतलब ये आपको पूरा ऑर्डर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो रिजल्ट फॉलो करेंगे अपन। तो लिख लीजिए इसको। फर्स्ट क्या लिखा है, इफ n+1 डिवाइडेड बाई 1+a/b का मॉड इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर आ गया, लेट से m बोल दिया इसको, then Tm and Tm+1 will be न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। Tm और Tm+1 जो बनेंगे वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बन जाएंगे। बोथ टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, उनकी जो मॉड वैल्यू बनेगी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी वो सेम आएगी। सेकेंड केस, इफ n+1 डिवाइडेड बाई 1+a/b का मॉड इज नॉट एन इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट इज m, उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो अगर m आ गया, देन Tm+1 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। केवल एक ही बनेगा, वो भी कौन सा, Tm+1। तो आगे से जब भी सबका सवाल पूछे, ये नॉट जो मैंने लगाया ना, उसकी हेल्प लीजिए आप। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका प्रूफ ऑलरेडी सवालों में आ चुका है, सवालों में इस चीज को आप फिल कर चुके हैं। तो n+1 डिवाइडेड बाई 1+a/b का मॉड वैल्यू निकालिए, या तो इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर। अगर इंटीजर आ गया, लेट से मान लिया m, तो Tm और Tm+1 बन जाएंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, उनका मॉड वैल्यू सेम आएगा। अगर इंटीजर नहीं आया तो उसका निकालेंगे आप इंटीग्रल पार्ट। अगर इंटीग्रल पार्ट m आ गया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी Tm+1। गेम खत्म। अब एक दो सवाल इस पे और देख लेते हैं। टोटल 3 सवाल है। फर्स्ट, फाइंड द algebraic लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2 पावर 20, जहां पर x-3 है। इस बार algebraically पूछा इसने लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो पहले कौन सा निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकली, देन कमेंट करेंगे इसके बारे में। सेकेंड है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। इस बार टर्म नहीं पूछा इसने, कॉफिशिएंट पूछा है, गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x की पावर 9, कि 3 - 2x की पावर 9 का जो पूरा एक्सपेंशन बनेगा उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन सा होगा। थर्ड एंड लास्ट, गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x/8 की पावर 10 हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, देन फाइंड x। इसने दे दिया इस बार, अभी तक आप फाइंड कर रहे थे, इस बार दे दिया कि जो फोर्थ टर्म आएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मैक्सिमम है, यानी फोर्थ जो टर्म है दैट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 3 सवाल है, वीडियो यहीं पॉज कर देंगे और इनको सोल्व करिए आप। अपनी तरफ से ट्राई दीजिए, वो देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसको देख रहे हैं आप उसी पे इसका सॉल्यूशन भी देख लिया आपने, अपनी ओर से खुद की तरफ से सोल्व करिए। जब तक खुद से सोल्व नहीं करेंगे आप, तब तक मैथ्स पे आपकी कमांड नहीं बनेगी। तो देखिए 1 बाय 1 इनको। फर्स्ट, फाइंड द algebraic लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो जब भी algebraic आपसे पूछे, लिस्ट पूछे या ग्रेटेस्ट पूछे, सबसे पहले क्या निकालोगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, खत्म कहानी। तो वो निकालने के लिए हमने क्या निकालना है, क्या निकालोगे भैया, r लेस देन और इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 1+, या फिर एक काम करते हैं, ये क्यों लिख रहा हूँ, जब मैंने नोट लगवा ही दिया है तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई है। डायरेक्टली क्या निकालेंगे अपन, जल्दी बोलो,
डायरेक्टली क्या निकालेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a अपॉन b का मॉड, ये निकाल लेंगे भैया। अब n कितना है 20, 20 प्लस 1 विल बी 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a कितना है x और b कितना है 2, x बाई 2 का मॉड, x पुट कर देंगे -3, ये होगा 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -3/2 का मॉड विल बी 3/2, 2 निकाल लो एलसीएम, ऊपर चला गया 21 इंटू 2 और अपॉन में कितना आ गया 5। अब पता कर लो क्या आ रहा है, तो 21 इंटू 2 अपॉन 5, डेफिनेटली ये इंटीजर तो नहीं आने वाला, तो यहाँ पे आ रहा है नॉन इंटीजर। अब नॉन इंटीजर कितना आ रहा है लगभग निकाल लो, तो ये 4 पॉइंट समथिंग यानी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, कोई मतलब नहीं हमें। तो ये है नॉन इंटीजर। अगर नॉन इंटीजर आता है तो ऑलवेज क्या निकालते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं हम। और 8 पॉइंट समथिंग, 8 से 9 के बीच में कोई भी नंबर उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे क्या निकाला हमने, इसका इंटीग्रल पार्ट निकाला। इसको डिनोट करेंगे आप बॉक्स ऑफ दिस वन, यानी इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर 8 पॉइंट समथिंग। जब भी किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालना हो तो उसके बाहर लगा देना आपको ये डब्बा, इसका मतलब एक फंक्शन ही होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन शॉर्ट GIF, या कहें तो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, काफ़ी सारे नाम है इसके। ये डब्बा लगा देना आप, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और वहाँ पे क्या बोला था हमने, m कितना होगा 8। तो Tm प्लस 1, Tm प्लस 1 बोले तो T9 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। जो 9th टर्म होगा दैट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो, दैट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब एक काम करते हैं भाई कि 9th टर्म जो आएगा वो आएगा जिसका मॉड वैल्यू सबसे बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो T9, इसको लिखा T8 प्लस 1, तो NCR, n कितना है 20, r कितना होगा 8, 20 से 8, फर्स्ट टर्म कितना है x कितना है -3 की पावर में अपर माइनस लोअर यानी 12, और सेकंड टर्म कितना है 2 की पावर में लोअर दैट इज 8। अब -3 की पावर 12 पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा आ गया 0 से बड़ा। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एल्जेब्रिकली यही हो जाएगा सबसे बड़ा, तो T9 विल बी एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, एल्जेब्रिकली सबसे बड़ा होगा ये। अब मुझे लिस्ट ही पता करना है, बिकॉज ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट दोनों निकालने थे ना, ग्रेटेस्ट निकाल दिया, लिस्ट निकालना है। अब लिस्ट कैसे निकाला जाए, तो आप ये सोचो कि x प्लस 2 की पावर 20, टोटल 21 टर्म्स थे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, टर्म्स का मॉड वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद में कहीं तक एक पॉइंट तक बढ़ेगा, देन बाद में उनका मॉड वैल्यू डिक्रीज होगा। तो बीच में कहीं मॉड वैल्यू सबसे बड़ा आ रहा है, और वो कौन सा टर्म है, T9 का मॉड वैल्यू सबसे बिगर होगा, इसके जो लेफ्ट में टर्म्स पर आएंगे धीरे धीरे उनका मॉड वैल्यू डिक्रीज होगा। अब मुझे चाहिए अलजेब्रिकली लिस्ट, तो यहाँ पे टर्म्स देखिए आप, टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लगातार देखो साइन ऑल्टर करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप ये सोचो कि जो जिसका मॉड वैल्यू सबसे बड़ा है, जिस टर्म का मॉड वैल्यू सबसे बड़ा था, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाता, जिसका मॉड वैल्यू सबसे बड़ा है दैट इज T9, अगर लेट से माइनस का आ गया होता तो यही टर्म क्या बन जाता, अलजेब्रिक लिस्ट बन जाता। बट यहां पे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए बन गया अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब इसके अगल बगल में जो टर्म्स बनेंगे डेफिनेटली वो नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव में उनसे कम कोई पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में उनसे कम कोई पॉसिबल नहीं, बिकॉज मॉड वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट की T1 की मॉड वैल्यू 1 है, T2 की मॉड वैल्यू 2 है, T3 की मॉड वैल्यू 3 है, मान लेते हैं ऐसे, T4 की मॉड वैल्यू 4 है, और T9 की मॉड वैल्यू मान लेते हैं 9, उसके बाद मॉड वैल्यू फिर कम होगी। तो T9 तो पॉजिटिव है, T8 नेगेटिव होगा, और T8 की मॉड वैल्यू 8 है, T7 की मॉड वैल्यू 7 है, ऐसे ही 6, 5 ऐसे मान रखी है मैंने, और T8 नेगेटिव भी है।
T8 नेगेटिव भी, तो T8 की वैल्यू कितनी होगी -8। अब क्या -8 से कम वैल्यू किसी टर्म की पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वही क्या बन जाएगा, अलजेब्रिकली लिस्ट। तो कहने का मतलब मुझे ये देखना है कि जो अलजेब्रिकली लिस्ट आएगा वो यहाँ पे T9 के या तो लेफ्ट वाला होगा या फिर राइट वाला होगा, या तो T8 होगा या फिर T10 होगा। अब पता कर लेते हैं कौन सा होगा। तो यहां ये दूसरा आगे का T8 एंड T10, इन्हीं में से कोई होना है। दोनों ही कैसे आ रहे हैं, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब अपना दिमाग ये काम करता है कि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो अपन उनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकाल लिया जाए, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब उसको यहां लिख रहा हूं, T8 बाई T10 निकाल लो। T8 आपको निकालना आता ही है, T10 लिखना ना, 10 नहीं T10। T8 बाई T10 निकाल लो। T8 निकाल लीजिएगा कायदे से, टर्म तो निकालना आते ही अपने को, बाइनोमियल इतना तो पढ़ ही चुके हैं अपन। T8 भी निकाल लेना, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। और रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो ये रेशियो आपको मिलेगा 1 से बड़ा। ये खुद आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। T8 बाई T10 आपको 1 से बड़ा मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, वो कर सकते हैं आप। अब दोनों ही नेगेटिव थे, तो जैसे इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा T10 से, T10 नेगेटिव है, तो क्या इस इनइक्वालिटी का साइन ऑल्टर कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। अब बताओ कम कौन सा है, T8। तो T8 विल बी अलजेब्रिकली लिस्ट। मुद्दे की बात यह है, जब भी अलजेब्रिकली लिस्ट या ग्रेटेस्ट निकालना हो, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। देन वहां से आपको अलजेब्रिकली लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट को कनेक्ट करना है। उसको कर सकते हैं आप, उसको इजीली कर सकते हैं। देन देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x की पावर 9। इस बार कोफिशिएंट से मतलब अपने को, x से कोई मतलब नहीं है। तो एक सवाल याद आ रहा होगा आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन सम बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो वहां पे जब आपको सभी कोफिशिएंट का सम निकालना था, वेरिएबल से कोई मतलब था ही नहीं आपको, तो क्या उस वेरिएबल को 1 डाला था आपने, जितने वेरिएबल थे। यही सीन यहाँ पे, यहाँ पे केवल कोफिशिएंट से मतलब, x की पावर से कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली x क्या पुट करने वाले हैं आप, 1 पुट करने वाले हैं। तो n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का मॉड, ये निकालना है। और x क्या पुट करना है, 1 क्यों पुट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे x की पावर से मतलब नहीं, x की पावर के मल्टीप्लाई में जो आएगा वही तो कोफिशिएंट होता है। तो केवल वो कोफिशिएंट से मतलब है, x को क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का मोड, यहाँ पे n कितना है 9 + 1 हो गया 10 डिवाइडेड बाई a, मतलब 1 + a कितना है 3, और b कितना है यहाँ पे -2x, और x कितना है 1, तो ये होगा -2। आगे सोल्व कर लो, 3/-2 का मोड 3/2 बनेगा। 2 एलसीएम निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 10 × 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, ये कितना बन जाएगा 4 × 2। नहीं 4 क्यों बनेगा यार, गलत बात है, गलत बात क्यों करनी है अपने को। ये इन टोटल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 4, और 4 कैसा है, इंटीजर, उसको बोल दिया मैंने m। तो Tm एंड Tm+1, Tm एंड Tm+1 बोले तो T4 और T5, इनके जो कोफिशिएंट बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब कोफिशिएंट निकाल लो, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अपन निकालने जा रहे हैं। तो एक बार T4 और T5 लिख लेते हैं, है ना। तो T4 लिखो भैया, T3+1 क्या आ जाएगा 9c3 × 3 की पावर कितना होगा 6, और इंटू में -2x की पावर कितना हो जाएगा 3, -2x की पावर 3।
आगे इसको अरेंज करो तो 9c3 हो गया, इंटू में 3 पावर 6 इंटू माइनस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस लगा दो बाहर, इंटू 8 और साथ में क्या रहेगा एक्स क्यूब। तो ये वो कॉफिशिएंट है ना। अगर आप T5 निकालना चाहें तो इसको लिखोगे T4+1, ये हो गया 9c4 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2x की पावर कितना हो जाएगा 4। अरेंज कर लेंगे इसको तो 9c4 इंटू 3 पावर 5 इंटू माइनस 2 की पावर 4, दैट विल बी 16 इंटू एक्स पावर 4। यहाँ पे कॉफिशिएंट है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट विल बी माइनस 9c3 इंटू 3 पावर 6 इंटू 8, या फिर 9c4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 16। दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मॉड वैल्यू निकालो, दोनों की एग्जैक्टली डिट्टो सेम आएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला ब्रैकेट या कहें तो ये वाला ब्रैकेट। ये जो कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। तो ध्यान ये रखो, जब भी आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है तो प्रोसेस कौन सा है, वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाली प्रोसेस है। इस बार जो वेरिएबल होगा वो क्या डाल देना, आपको 1 डाल देना बस। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, given that fourth term in the expansion of 2 plus 3x by 8 की power 10 has maximum numerical value, यानी T4 जो है ये यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दे दिया इसने, है ना। अरे ये दिया है ना, बिल्कुल सही बात। तो मुझे यहाँ पे x निकालना है। तो आप देखो इस सवाल को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, T4 का मॉड वैल्यू सबसे बड़ा है और केवल एक ही टर्म है वो T4, तो इसका मतलब T4 का जो मॉड होगा दैट विल बी बिगर देन। आप ये जानते हैं कि जब वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं ना, तो जहाँ पे वो जो R का इंटरवल निकालते हैं, बाद में R की वैल्यू पुट करते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मॉड वैल्यू इंक्रीज करता है, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, देन वहां से राइट की ओर मॉड वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो वो एक ही टर्म है T4, इसका मॉड वैल्यू सबसे बड़ा। इसका मतलब इसके जो जस्ट लेफ्ट में टर्म आएगा, जस्ट लेफ्ट के अंदर, उसका मॉड वैल्यू T4 के मॉड वैल्यू से कम होगा, एंड साथ में T4 का जो मॉड वैल्यू T4 के जस्ट राइट पे जो टर्म बनेगा उससे भी ज़्यादा होगा, यानी T5 के मॉड से भी ज़्यादा होगा। T4 का मॉड वैल्यू सबसे बड़ा है तो जस्ट लेफ्ट वाले से भी बड़ा हो गया और जस्ट राइट वाले से बड़ा हो गया, तो बाकी सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, यहां से इस वाले पार्ट को सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लो, T4 T3 निकाल लो कायदे से, बोर्ड लगा दो, आगे इनइक्वालिटी आएगी, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से x का इंटरवल आ जाएगा, ऐसे यहाँ से x का इंटरवल आ जाएगा, दोनों से ही, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइंड x, ये काम करना खुद को है, फाइंड x, दोनों होल्ड करने चाहिए, एंड लगा रखा है, यानी कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, ये अपना फाइनली x का इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे, या जो भी वैल्यूज आनी वो आ जाएंगी। ये तो क्या फर्स्ट तरीका। नेक्स्ट मेथड नंबर 2 देखिए, अगला तरीका देखिए, मेथड नंबर 2 क्या दिया जी, 2 प्लस 3x बाई 8 की होल पावर कितना दिया 10, और टर्म कौन सा दे दिया इसने, T4 दे दिया। T4 यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है ना, और वो केवल एक ही टर्म है। तो अब ये सोचो कि जो n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए अपॉन बी का मॉड है वो कैसा आया होगा, डेफिनेटली इंटीजर। तो n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए अपॉन बी का मॉड डेफिनेटली इंटीजर नहीं आया होगा, गलत बोल दिया। अगर इंटीजर आ जाता तो उस केस में दो टर्म आते ना ऐसे, अगर n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए अपॉन बी का मॉड इंटीजर आता तो उस केस में दो टर्म बनते जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते, बट यहाँ तो उसने एक ही दिया है। इसका मतलब n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए अपॉन बी का मॉड जो है उसकी वैल्यू कैसी आई होगी, नॉन इंटीजर आई होगी। तो उस केस में उसका इंटीग्रल पार्ट निकाला होगा हमने, और वो इंटीग्रल पार्ट कितना आया होगा, इंटीग्रल पार्ट कितना आया होगा बताओ सोच के। वहां पे हमने टर्म लिखा था Tm+1, तो इंटीग्रल पार्ट m आया था,
यहाँ पर टर्म T4 है तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 3 आया होगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आया होगा, इसका डब्बा कितना आ गया 3 आ गया। इंटीग्रल पार्ट मतलब बाहर आपको बॉक्स लगा देना है, ये इंटीग्रल पार्ट 3 हो गया। अब अगर किसी भी नंबर का n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का मॉड जो है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट 3 है, तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा, ऐसे कौन से रियल नंबर्स होंगे जिनका इंटीग्रल पार्ट 3 आता हो। डेफिनेटली 3 से 4 के बीच में। 3.1 इंटीग्रल पार्ट 3 होता है, 3.5 इंटीग्रल पार्ट 3 है, 3.01 इंटीग्रल पार्ट 3 है, 3 का भी इंटीग्रल पार्ट 3 है, 3.99 इंटीग्रल पार्ट 3 है, 4 का इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा। यानी जो नंबर है दैट शुड बी 3 से 4 के बीच में, 4 वहां पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा और 3 को आप इंक्लूड करेंगे। मीन्स n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का जो मॉड है वो हो जाएगा आपका 3 से 4। अब एक चीज और सुनिए, क्या ये 3 के इक्वल पॉसिबल है क्या? अगर n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का मॉड 3 के इक्वल हो गया तो इंटीजर हो जाएगा ना, और इंटीजर होते ही टर्म फिर 2 और आ जाएंगे, टर्म फिर 2 बन जाते हैं ना न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट। इसका मतलब ये इंटीजर तो होना ही नहीं चाहिए ना, यानी यहां से इक्वलिटी आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 आता है, बट ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज n+1 डिवाइडेड बाई 1 + a/b का मॉड यहाँ पे नॉन इंटीजर होना चाहिए, इसलिए 3 को कर दो ड्रॉप। तो 3 से 4 के बीच में नॉन इंटीजर ही होगा। अब आगे पुट कर दीजिए वैल्यू। n कितना है 10, 10+1 कितना होगा 11 डिवाइडेड बाई 1 + a कितना है जी 2 डिवाइडेड बाई b कितना है 3x/8, तो ये 3x और 8 चला गया ऊपर, मॉड मारा जाएंगे नीचे, और ये चल रहा है 3 से 4 के बीच में। अब ये सिंपल इनइक्वलिटी सोल्व करनी है आपको और आगे x का इंटरवल मिल जाएगा। तो चलो करते हैं मजदूरी का समय आ चुका है। क्या करें भैया, क्या करें? एक काम करते हैं, क्या इस इनइक्वलिटी का रेसिप्रोकल ले लेगा, जिससे कि डी वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा। वो सारे टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला भी, मिडिल वाला भी, राइट वाला भी। तो अगर सारे पॉजिटिव हैं और फिर किसी इनइक्वलिटी का आपको लेना रेसिप्रोकल, तो उसका साइन ऑल्टर कर जाएगा। तो लीजिए, ये हो गया 1 + ये होगा 16/3x का मॉड, अपॉन में कितना आ गया 11, 4 आएगा लेफ्ट में, 1/, हो गया तो 1/4, और ये 1/3। रेसिप्रोकल लिया, साइन मैंने ऑल्टर करवा दिया यहाँ पे। अब आगे सोल्व करते हैं। 11 से कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 + 16/3x का मॉड, ये कहाँ से कहाँ तक 11/4 से लेके 11/3। अब 1 दिक्कत कर रहा है, 1 को हटाओ यहाँ से, भगाओ 1 को, कोई काम नहीं है इसका यहाँ पे। तो 16/3x का जो मॉड है वो 11/4 - 1। अब 11/4 - 1 कितना हो जाएगा जी 7/4, और राइट में 11/3 - 1, 11/3 - 1 विल बी 8/3। अब 16/3 का मॉड है, मॉड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में होगा सेपरेट, तो 16/3 का मॉड अलग हो गया, 16/3 का मॉड अलग हो गया, या फिर 16 का अलग कर लेते हैं और 3x का अलग कर लेते हैं ना। 16 का मॉड 16 हो जाएगा, और ये 7/4 से 8/3। अब मॉड वाला पार्ट, ये जो वेरिएबल एक्स है वो dr पार्ट में, अगर न्यूमरेटर पार्ट में होता थोड़ा सा अपन कंफर्ट महसूस करते। वापस ले लो इसका रेसिप्रोकल, तो वापस जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं आगे यहाँ लिख लेते हैं, कितना बन जाएगा 3x का मॉड डिवाइडेड बाय 16, साइन होगा चेंज, तो ये बन गया 3/8, ये कितना बन गया, ये बन गया 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x का मॉड कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 16 से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16 इधर आ गया, कितना हो जाएगा 8 और 6, अरे सही कर रहे हैं ना। राइट में देखो, राइट में कितना बन जाएगा 64/7, है ना।
अब यहाँ से इस 3x का जो मॉड लिखा है उसको लिख दो 3 का मॉड इंटू एक्स का मॉड, 3 का मॉड 3 बन जाएगा और 3 वहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो मॉड ऑफ x का इंटरवल कितना आएगा 6/302 और राइट में कितना बन जाएगा 64/7, बोले तो 64/7 अपॉन 3, तो 64/21। अब यहाँ से आप x का इंटरवल निकाल सकते हैं। चलो इतना कर लिया तो कर ही लेते हैं इसको फिनिश, इसके अंजाम तक उसको पहुँचा देते हैं। तो दोनों साइड में इनइक्वालिटी है, एक बार फर्स्ट टू को सोल्व कर लो, एक बार लास्ट टू को सोल्व कर लो, और देन जो वहाँ से x के इंटरवल आते हैं उनका कॉमन पार्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टू के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 है, अगर मॉड ऑफ x 2 से बड़ा है, मॉड ऑफ x 2 से बड़ा है, ये फर्स्ट टू के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं आप, तो यहाँ से क्या मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिट, है ना। एंड पार्ट लास्ट टू मॉड ऑफ x लेस देन 64/21, तो यहाँ से जो x मिलेगा वो -64/21 से लेके +64/21 तक आ जाएगा। बीच में लगा रखा है एंड, मतलब दोनों का लेंगे कॉमन पार्ट, तो फाइनली जो x का इंटरवल आएगा दोनों कॉमन पार्ट निकाल लो, तो -64/21 से +64/21, ये तो बोल रहा है सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाले में दो पार्ट हैं, एक -2 से कम और एक 2 से ज़्यादा। तो ये देखो क्या बनेगा, ये स्टार्ट होगा -64/21 से, एंड हो जाएगा -2 पे, देन यूनियन स्टार्ट हुआ 2 से और एंड होगा 64/21 पे। ये इसका आंसर बनेगा। तो बायनॉमियल थ्योरम की कॉन्सेप्ट तो सिंपल सी थी, वो तो आपने यहीं पे इसको निपटा दिया था, ये वाला पार्ट। उसके बाद तो सिंपल इनइक्वालिटी को सोल्व किया जा रहा है। तो ये हो गया अपना फोर्थ एप्लीकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस अगेन केवल और केवल जेईई एडवांस के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो जो बच्चे केवल मेंस की तैयारी कर रहे हो उसको छोड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।